नमस्कार दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो राजस्थान जीके का टॉपिक है। वह है जालोर का चौहान वंश, जो बड़ा ही आसान, बड़ा ही शानदार और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए हम प्रारंभ करते हैं जालोर का चौहान वंश। तो देखिए हमारा कुछ इस प्रकार राजस्थान है, तो राजस्थान का मैप बनाते हैं। पतंगाकार आकृति में राजस्थान है, हम कैसे भी अपने हिसाब से राजस्थान का ये मैप बना लें। ठीक है, देखिए इस जगह पर हमारा पड़ता है यहाँ जालोर। ठीक, अब हम जालोर का चौहान वंश पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूं कि जो ये जालोर है, इसका जो प्राचीन नाम था, इसका प्राचीन नाम था भैया जाबालीपुर। प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर। और इस जाबालीपुर में पहले एक वंश ने निवास किया और उस वंश का नाम है भैया चौहान वंश। कौन सा वंश? चौहान वंश। चौहान वंश। यहाँ पर आसपास में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है सोनगढ़ पर्वत। कौन सा पर्वत? सोनगढ़ पर्वत। और सोनगढ़ पर्वत होने के कारण जो यहाँ के चौहान थे वो कहलाए थे भैया सोनगरा चौहान। यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। अब क्या होता है कि यहाँ पर जालोर के पास में एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम है पाली। क्या नाम है भैया? पाली। ये पाली जगह पड़ती है और यहाँ पड़ता है एक बाड़मेर। तो पाली में चौहानों की एक शाखा थी और चौहानों की शाखा थी नाडोल में। कहां पर? नाडोल में। और नाडोल का एक शासक था, उस शासक का नाम था अलहण। और अलहण का छोटा पुत्र जिसका नाम था कीर्तिपाल। जिसका नाम क्या था? कीर्तिपाल। तो कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में आकर जालोर की चौहान वंश की शाखा की क्या की? स्थापना की। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में आकर जालोर के चौहान वंश की क्या की? स्थापना। तो जो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक है वो कौन है? हमारा कीर्तिपाल। इसमें जो मेन पढ़ने आगे हमें दो पढ़ने, कानड़देव और बीरमदेव। उससे पहले कुछ छोटे छोटे शासक आएंगे, इनके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। सबसे पहले जालोर में जो चौहान वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? कीर्तिपाल ने। कीर्तिपाल किसका पुत्र था? अलहण का। जो नाडोल का चौहान शासक था अलहण, इसका पुत्र था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के बारे में ज्यादा बातें नहीं आती। पहली बात तो इसने क्या किया था कि इसको जो मुणोत नैंसी है उसने एक कीतु, एक महान राजा की उपाधि दी। मुणोत नैंसी ने इसको कीतु, एक महान राजा की उपाधि दी। किसको? कीर्तिपाल चौहान को। कीतु एक महान राजा। इसका जो शासनकाल आता वो आता लगभग 1181 ईस्वी में। कीतु एक महान राजा की इसको क्या दी थी? उपाधि दी थी। ठीक है, अगला कि इसने क्या किया कि अब जो मेवाड़ का जो शासक था सामंत सिंह, उसको इसने पराजित किया। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को क्या किया? इसने पराजित किया, लेकिन अपने भाई, छोटे भाई कुमार सिंह से खुद पराजित हो गया। मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को इसने पराजित किया, लेकिन अपने भाई जो कुमार सिंह था उससे खुद पराजित हो गया। कुमार सिंह से स्वयं पराजित हो गया। कौन? कीर्तिपाल कुमार सिंह से स्वयं पराजित हो गया। और कीर्तिपाल की बस इतनी सी बातें आती है कि जालोर के चौहान वंश का ये संस्थापक था। अगला अलहण का ये पुत्र था। अलहण कहाँ का? पाली का। कहाँ का था? पाली के नाडोल का अलहण था। इसका छोटा पुत्र कीर्तिपाल था। इसको मुणोत नैंसी ने कीतु, एक महान राजा की उपाधि दी। अगला इसने सामंत सिंह को क्या किया? पराजित किया। और कुमार सिंह से क्या हो गया? स्वयं पराजित हो गया। इसके बाद के जो शासक आते हैं तो उसके शासकों की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, हमें कैसे याद रखना है। तो देखो ट्रिक हमें याद रखना है। कैसे हमें ट्रिक याद रखनी? कीर्ति, समर, उदय, चाचिंग, सामंत थे। ये ट्रिक हमें याद रख लेनी है। कीर्ति, समर, उदय, चाचिंग, सामंत थे। ठीक, इनके बाद आया कानड़देव, बीरमदेव, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो कीर्ति से क्या बन गया? कीर्तिपाल। कीर्ति से क्या बन गया? कीर्तिपाल। समर से बन जाएगा समर सिंह। समर से क्या बन जाएगा? समर सिंह। उदय से बन जाएगा उदय सिंह। उदय से उदय सिंह। चाचिंग से बन जाएगा चाचिंग देव। चाचिंग से क्या बन जाएगा? चाचिंग देव। और सामंत से बन जाएगा सामंत सिंह। इनके बारे में कुछ बातें नहीं है, बस इनका हमें शासनकाल याद रखना है। अब देखिए इनका शासनकाल कीर्तिपाल का आता है 1181 ईस्वी। जो समर सिंह का शासनकाल आता है वो आता है 1182 से 1205। उदय सिंह का शासनकाल आता है 1205 से 1257। जो चाचिंग देव है इसका शासनकाल आता है 1257 से 1272। और सामंत सिंह का शासनकाल आता है 1272 से 1296।
ये शासनकाल, इनसे संबंधित शासनकाल है। कीर्तिपाल का 1181। कीर्तिपाल के बाद आता है समर सिंह 1182 से 1205। समर सिंह के बाद आता है उदय सिंह, उदय सिंह का 1205 से 1257। उदय सिंह के बाद आता है चाचिंग देव, इसका 1257 से 1272। फिर आता है सामंत सिंह 1272 से 1296। और सामंत सिंह के बाद जो हम दो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कानड़देव चौहान, और इसका पुत्र था बीरमदेव। और जो कानड़देव चौहान का शासनकाल है वह आता है 1296 से लेकर 1311। ये यहाँ तक की नॉर्मल बात होगी। सबसे पहली बात, जो जालोर का पुराना नाम था, प्राचीन नाम, वो क्या था? जावालीपुर। जालोर में एक वंश ने निवास किया, वो कौन सा? चौहान वंश। सोनगढ़ पर्वत होने के कारण यहाँ के चौहान क्या कहलाए? सोनगरा चौहान। चौहानों की पाली में एक जगह है, कहाँ? नाडोल। नाडोल का शासक था कौन? अल्हड़। और अल्हड़ का छोटा पुत्र था जिसका नाम क्या था? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने जालोर में आकर जालोर के चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। इसने इसे किसका पुत्र था? अल्हड़ का। इसको मूणोत नैनसी ने कीतु एक महान राजा की क्या दी? उपाधि दी। और सुंदा अभिलेख में इसे राजशेखर भी कहा गया, ये भी ध्यान रख लेना। सुंदा अभिलेख में इसे क्या कहा गया है? राजशेखर। सुंदा अभिलेख में इसको क्या कहा गया है? राजशेखर। किसको? कीर्तिपाल को। इसकी क्या उपलब्धियां? सामंत सिंह को इसने क्या किया? पराजित। लेकिन अपने छोटे भाई कुमार सिंह से खुद क्या हो गया? पराजित हो गया। सुंदा अभिलेख में इसे राजशेखर कहा गया है। फिर कीर्तिपाल के बाद जो चौहान शासक है उनकी ट्रिक क्या बताई? कीर्ति समर उदय चाचिंग सामंत थे। कीर्ति समर उदय चाचिंग सामंत थे। तो कीर्तिपाल, इसका शासनकाल 1181। बाकी के छोटे छोटे शासक है, इनका शासनकाल याद रखना। समर सिंह 1182 से 1205। इसके बाद आता है उदय सिंह 1205 से 1257। चाचिंग देव 1257 से 1272। इसके बाद सामंत सिंह 1272 से 1296। सामंत सिंह के समय जलालुद्दीन खिलजी का जालोर पर असफल आक्रमण हुआ था। अब क्या होता है? सामंत सिंह का जो पुत्र था वो था कानड़देव चौहान। अब इनको डिटेल्स हम पढ़ते हैं। तो अब देखिए, जब कानड़देव जालोर का शासक बनता है तो उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के मध्य संघर्ष के अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये तो है जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग, और यह है सिवाना दुर्ग। ये जालोर है और ये क्या है? सिवाना दुर्ग। अब देखिए, जो जालोर दुर्ग और सिवाना दुर्ग है, जो सिवाना दुर्ग है इसे हम कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। जो सिवाना दुर्ग है वो जालोर दुर्ग की क्या है? कुंजी। हमारे राजस्थान में दो ही ऐसे दुर्ग है जिनकी कुंजी है, एक तो रणथंभौर, उस दुर्ग की कुंजी है झाइन दुर्ग, और जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग। कुंजी का मतलब यदि किसी दुश्मन सेना को आक्रमण करना है तो पहले सिवाना दुर्ग को जीतना होगा, उसके बाद कौन से दुर्ग में प्रवेश करेगी? जालोर दुर्ग में प्रवेश करेगी। अब देखिए, जो जालोर दुर्ग है ये तो बनवाया था भैया नागभट्ट प्रथम ने। किसने बनवाया? नागभट्ट प्रथम ने। और जो सिवाना दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पवार ने। वीर नारायण पवार, इसने सिवाना दुर्ग बनवाया, और नागभट्ट प्रथम ने कौन सा दुर्ग बनवाया? जालोर का दुर्ग बनवाया। अब देखिए, अब जो ये जालोर दुर्ग है वो हमारा सूकड़ी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे। अब क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव चौहान के बीच संघर्ष होता है। इसके कई इतिहासकार कई कई कारण बताते हैं। तो देखो, ये कौन कौन इतिहासकार है? तो सबसे पहला है कानड़देव प्रबंध, तो जो पद्मनाभ ने लिखा था, ये ग्रंथ है कानड़देव प्रबंध। एक ग्रंथ है तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। एक इतिहासकार कहता है मूणोत नैनसी, बताता है कुछ, मूणोत नैनसी। और एक इतिहासकार है अमीर खुसरो। चारों इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कानड़देव प्रबंध ये लिखा था भैया पद्मनाभ ने। पद्मनाभ ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसको जाना था गुजरात अभियान पर। गुजरात हमारा यहाँ है, गुजरात अभियान।
अब गुजरात अभियान पर जाना है तो इसे जाना था राजस्थान होकर, राजस्थान होकर जाना था तो इसे चाहिए था रास्ता चाहिए था। तो जो यहाँ का जो शासक था वो कौन था? कानड़देव चौहान। इसने कानड़देव से की, कानड़देव हमें क्या दो? रास्ता दो। गुजरात ये लूटने जा रहा था सोमनाथ मंदिर को, तो कानड़देव ने इससे क्या कर दिया भैया? मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सेना में कई सारे हाथी घोड़े 15-20 हजार सैनिक होते हैं, तो उधर से निकलेंगे तो वहाँ की फसलें होती है वो भी नष्ट होती है। तो कानड़देव ने इस बात से उसे क्या कर दिया? मना कर दिया। इसने कहा चल कोई बात नहीं, और ये दूसरे रास्ते से होकर कहाँ चला गया? गुजरात चला गया। अब गुजरात चला गया तो जब ये मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को लूट कर लाए तो वापस ये इसी रास्ते से होकर आने लगे। इसी रास्ते से होकर आए तो इसको कानड़देव को क्या लग गया? पता लग गया, और इसने क्या किया? इनकी सेना पर क्या कर दिया? आक्रमण। जो इसका सेनापति था वो था उलूग खां। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति उलूग खां, इसके नेतृत्व में सेना थी उलूग खां। आक्रमण कर दिया। और जो क्या कहते हैं, कानड़देव के जो सेनापति थे वो थे जेता और देवड़ा, जेता और देवड़ा, इसने इसके नेतृत्व में आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना क्या हो गई? पराजित हो गई। और इसने क्या किया? जो उलूग खां 5 शिवलिंग के टुकड़े गुजरात से लूट कर लाया था वो टुकड़े किसने खुसका लिए? कानड़देव चौहान ने छीन लिए। किससे? उलूग खां से। और उलूग खां भागकर कहाँ चला गया? दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के पास। ये कारण तो बताता है कौन? पद्मनाभ अपने कानड़देव प्रबंध में। अगला है भैया तारीख फरिश्ता, और इसको लिखा है फरिश्ता ने। फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता ग्रंथ में बताता है, क्या बताता है कि इसने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1305 में एक व्यक्ति, और उसका नाम है आइन एन मुल्तानी। क्या नाम है? आइन मुल्क मुल्तानी। आइन मुल्क मुल्तानी। आइन मुल्क मुल्तानी। आइन मुल्तानी को इसने संधि के लिए भेजा। किससे? कानड़देव चौहान से संधि के लिए भेजा। तो तारीख फरिश्ता बताता है कानड़देव चौहान संधि के लिए पहुंच गया भैया दिल्ली। इसने संधि के लिए भेजा, संधि हो गई, ये पहुंच गया इसके पास दिल्ली। दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी बैठा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसा कोई सा, उसको उकसाने के लिए कानड़देव को, कि आज तक ऐसा कोई सा हिंदू शासक नहीं हुआ जो मेरा सामना कर सके। कानड़देव ने कहा क्या कह रहा अलाउद्दीन खिलजी? दोबारा कहना। उसने कहा ऐसा कोई सा हिंदू शासक नहीं हुआ जो मेरा सामना कर सके। कि दोबारा कहना कि ऐसा कोई सा हिंदू शासक नहीं हुआ जो मेरा सामना कर सके। इतने में ही कानड़देव ने अपनी तलवार निकाली और कहा कि अलाउद्दीन खिलजी तू आ जाना मेरे से युद्ध करने के लिए। कहां पर है? जालोर दुर्ग में सूखड़ी नदी के किनारे युद्ध करने के लिए आ जाना। ये ललकार कर किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। कौन आ गया? कानड़देव चौहान। कहां गया? जालोर। ये बात कौन बताता है? तारीख फरिश्ता में फरिश्ता बताता है। दो बातें क्लियर है। अगला आता भैया मूणोत नैणसी। मूणोत नैणसी बताता है प्रेम कहानी। क्या बताता है? प्रेम कहानी। मूणोत नैणसी बताता है कि संधि के लिए जब आइन मुल्तानी आया था, आइन मुल्क मुल्तानी आया था, तो ये कानड़देव नहीं गया था, अपने पुत्र बीरमदेव को इसने भेजा था। और जब बीरमदेव दिल्ली गया तो भैया अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। फिरोजा ने जब बीरमदेव को देखा तो फिरोजा को बीरमदेव से क्या हो गया? प्रेम हो गया। और प्रेम हो गया तो फिरोजा ने कहा कि मैं विवाह करूंगी तो किससे करूंगी? बीरमदेव से। किससे करूंगी? बीरमदेव से। फिरोजा ने बीरमदेव से अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो बीरमदेव ने विवाह करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। किससे? फिरोजा से। जब फिरोजा से बीरमदेव ने विवाह के लिए मना कर दिया तो फिरोजा जाती है किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी से कहती है कि पिताजी मैं किससे शादी करूंगी? बीरमदेव से। अब अलाउद्दीन खिलजी बुलाता है किसको? बीरमदेव को। बीरमदेव को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें हमारी पुत्री से शादी करनी है, तो बीरमदेव के मना कर देता है। मना कर देता तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि तुझे बता गले में तलवार चाहिए या हार चाहिए? यदि तू शादी नहीं करेगा तो हम तेरे को मरवा देंगे, और शादी करेगा तो तेरे गले में हार डलवा देंगे। अब वो कहता है कि तेरे पास एक रात का समय, तू सोच ले, सुबह तुझे जवाब देना है। अब क्या करता है बीरमदेव? रातों रात वहां से भगकर आ जाता है और सीधा कहाँ आ जाता है भैया? जालोर। जालोर आ जाता है, अपने पिता को सारी बात बताता है। अगले दिन जब फिरोजा को पता लगता है कि बीरमदेव क्या हो चुका है, यहाँ से जा चुका है, फिरोजा भी फिर भागकर कहाँ आती है? जालोर। और कहती है कानड़देव से कि राजा जी हमारा न्याय करो। कानड़देव कहता है किस बात का न्याय? कि मैं आपके पुत्र से प्रेम करती हूँ और मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे से विवाह करने को क्या कर दिया? मना।
अब कानड़देव बीरमदेव से पूछता है कि भैया तूने मना क्यों कर दिया। वो कहता मैं इससे विवाह नहीं करूंगा, ये ना हमारी जाति की ना धर्म की, इससे विवाह नहीं करूंगा, मैं तो अपनी जाति में धर्म में शादी करूंगा। तो वो उससे क्या कर देता है, मना कर देता है। फिरोजा वापस चली जाती है और अपने पिताजी से जाकर कहती है कि पिताजी मुझे तो किससे शादी करनी है, बीरमदेव से। और वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता बेटा तू चिंता ना कर, बीरमदेव को जिंदा या मुर्दा अब मैं लेकर आऊंगा। ये कह के और फिर ये एक कमाल का आदमी ढूंढता है। उस कमाल के आदमी का नाम है भैया कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम है, कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में ये सेना भेजता है। और सेना भेजता है सबसे पहले कौन से दुर्ग के लिए, सिवाना दुर्ग के लिए। कब, 1308 में। 1308 में सिवाना दुर्ग के लिए सेना भेजता है। तो यहाँ का जो प्रशासक था वो था भैया शीतलदेव। क्या नाम था, शीतलदेव। शीतलदेव यहाँ का प्रशासक था। तो उसने क्या किया, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी। तो यहाँ पे एक सरदार था जिसका नाम था भावले, उसने विश्वासघात कर दिया। और विश्वासघात के कारण 1308 में सिवाना दुर्ग में राजस्थान का तीसरा क्या हो गया, शाखा, जिसमें जो क्या कहते हैं केसरिया का नेतृत्व शीतलदेव ने किया। और जो जौहर है उसका नेतृत्व किया था मेनादे ने। किसने किया था, रानी मेनादे ने। ठीक, भावले के विश्वासघात के कारण केसरिया का नेतृत्व शीतलदेव ने और जौहर का नेतृत्व मेनादे ने किया। तो इसलिए राजस्थान का यहाँ क्या हो गया, तीसरा शाखा। राजस्थान में कुछ शाखे हुए, पहला हुआ था भैया रणथंभौर में 1301 में। रणथंभौर में कब, सन 1301 में। ये राजस्थान का पहला शाखा, इसे जल जौहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल जौहर। ये भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ था। दूसरा शाखा हुआ है चित्तौड़गढ़ में 1303 में। ये भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ, 1303 में। ये भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ। और 1308 में ये भी किसकी वजह से हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। सिवाना पर क्या हो गया, आक्रमण कर दिया। अब क्या होता है कि 1308 में सिवाना को जीत लिया। और यहाँ का जो इसने प्रशासक नियुक्त कर दिया वो कर दिया कमालुद्दीन गुर्ग को। और सिवाना का नाम बदलकर इसने कर दिया खेराबाद। सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया, खेराबाद। ये तीन नामों को चेंज करता है। सिवाना का खेराबाद कर देता है, चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर ये खिजराबाद कर देता है। और जो जालोर है इसका नाम बदलकर ये जलालाबाद कर देता है। अब देखिए खेराबाद कर दिया। फिर क्या हुआ 1311 में, 1311 में अब इसे जीतना था जालोर का दुर्ग। अब जालोर का दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसके बारे में हसन निजामी ने बताया है कि उसका दरवाजा अभी तक कोई नहीं खोल पाया। तो चारों ओर से दरवाजा बिल्कुल बंद। अब क्या होता है कि उस हर दुर्ग में क्या होता है कि जब दुश्मन सेना घेर लेती है तो दुर्ग में एक सुरंग होती है, उसमें राजा और उसका परिवार उस सुरंग में होकर चले जाते हैं। और वो सुरंग 10-12 किलोमीटर कहीं दूर जाकर निकलती है। अब क्या होता है कि राजा और उसके परिवार कानड़देव, बीरमदेव वगैरह सब सुरंग में होकर चले गए। लेकिन यहां भी एक सरदार था और उसका नाम था दहिया बीका। क्या नाम था, 1311 में जो सरदार था उसका नाम क्या था, दहिया बीका। इसने विश्वासघात कर दिया। इसने सुरंग का रास्ता अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया। कहते हैं कि 1311 के युद्ध में खुद अलाउद्दीन खिलजी गया था साथ में। तो दहिया बीका ने इसको पता बता दिया तो सेना अंदर घुस गई। तो यहाँ पर राजस्थान का जो चौथा शाखा है वो हो गया, जिसमें जो जौहर का नेतृत्व है वो तो जेतलदेव ने किया। किसने किया, जेतल दे। और केसरिया का नेतृत्व कौन, कानड़देव। और कहते हैं कि कानड़देव अपने पुत्र बीरमदेव सहित वीर गति को क्या हो गया भैया, प्राप्त हो गया। कानड़देव अपने पुत्र बीरमदेव सहित वीर गति को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। और 1311 में राजस्थान का चौथा शाखा और जालोर का नाम बदलकर इसने क्या कर दिया, जलालाबाद। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया, जलालाबाद। अब चौथा अमीर खुसरो ये कहता है राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण ये संघर्ष हुआ था। तो इस प्रकार ये हमारे जालोर का चौहान वंश हो गया। अब क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, अपने वो बीरमदेव के सिर को काटकर और अपनी पुत्री किसके पास ले जाता है, फिरोजा कहती पिताजी मैंने तो जिंदे के लिए कहा था, तुम उसको मरा क्यों ले आए। फिरोजा उस गर्दन को लेकर जाती है, सिर को यमुना नदी के किनारे हिंदू रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार करते और खुद भी यमुना में कूदकर अपने प्राण त्याग देती है। इस प्रकार ये पूरी कहानी हो गई समाप्त। ओके, थैंक यू।